दिशा अपने घर में अपनी गरीब माँ के साथ रहा करती थी। पहले दिशा के बहुत सुंदर बाल थे, पर अचानक से उसके बाल झड़ना शुरू हो गए और देखते ही देखते कुछ दिनों में ही वो गंजी हो गई। अब सभी लोग दिशा का मजाक बनाने लगे थे। अरे वाह, ये देखो गंजी दिशा जो कि कॉलेज आ गई। वैसे भी आज कॉलेज आ कैसे गई है? चलो चलकर इसी से पूछ लेते हैं। अब कॉलेज की दोनों लड़कियां दिशा का मजाक बनाने के लिए उसके पास जाती हैं और उसके गंजे सर को मारते हुए दिशा से कहती हैं, ना सर है ना बाल है, खोपड़ी कंगाल है। मिस गंजी आज कॉलेज कैसे आ गई? देखो प्लीज मेरा मजाक मत बनाओ। ये मेरा कॉलेज में आखिरी साल है। मुझे अपनी पढ़ाई पूरी करके अपनी माँ का सपना पूरा करना है। ऐसे तो तुम अपनी माँ का सपना कभी पूरा नहीं कर पाओगे। मेरी बात मानो ना, तुम अपनी माँ का दूसरा सपना पूरा कर लो, शादी कर लो। अरे यार, तू कैसी बात कर रही है? भला इस गंजी से कौन शादी करेगा? अब ना तो इसका करियर है और ना ही फ्यूचर। उन दोनों लड़कियों को अपना मजाक उड़ाता देख दिशा को बहुत बुरा लगता है और वो रोती हुई घर के लिए चली जाती है। पर दिशा इतनी उदास थी कि उसे पता ही नहीं चलता कि वो कहाँ चली आई और कुछ देर बाद वो खुद को एक घने जंगल में पाती है। मैं कहाँ आ गई? अब मैं अपने घर कैसे जाऊंगी? हे भगवान, आप मेरे साथ ऐसा क्यों करते हो? पहले मुझे गंजा कर दिया और अब मुझे मेरी माँ से दूर कर दिया। आखिर मेरी गलती ही क्या है? इस तरह से दिशा एक पेड़ के पास बैठकर रोने लगती है। तभी अचानक से उस पेड़ में से आवाज आती है और एक कंघी दिशा के पास गिरती है। डरो मत बेटी, मैं एक जादुई पेड़ हूँ, साफ दिल के लोगों की मदद करता हूँ। मैं तुम्हारे बारे में सब जान चुका हूँ, इसलिए तुम ये कंघी ले लो। ये कंघी जादुई है। क्या जादुई कंघी? भला ऐसी भी कोई कंघी होती है क्या? दिशा, तुम जिस जंगल में हो, ये जंगल ही पूरा का पूरा मायावी है। पर तुम्हारी किस्मत अच्छी है कि तुम मुझसे टकराई। ये कंघी तुम्हें इस जंगल से बाहर निकालने में मदद करेगी। साथ ही साथ इस कंघी से जब भी तुम अपने गंजे सर पर फेरोगी तो 12 घंटों के लिए तुम्हारे सर पर बाल आ जाएंगे। क्या मायावी जंगल, जादुई कंघी? ये सब मैं क्या सुन रही हूँ? कहीं मैं कोई सपना तो नहीं देख रही? दिशा, तुम कोई सपना नहीं देख रही। अब जल्दी से इस जंगल से निकल जाओ, वरना तुम हमेशा के लिए जंगल में फंसी रह जाओगी। अब दिशा जादुई कंघी की मदद से अचानक से अपने घर में पहुंच जाती है। अपने आप को घर में देखकर दिशा को बड़ी हैरानी होती है और वो जादुई कंघी को अपने सर पर फेरती है और देखते ही देखते दिशा के लंबे काले घने बाल आ जाते हैं। ये देखकर दिशा को जादुई कंघी पर विश्वास हो जाता है। अब दिशा बाहर जाती है। अपनी बेटी के सुंदर बाल देखकर दिशा की माँ हैरान हो जाती है और उससे कहती है, दिशा बेटा, तेरे बाल ये अचानक से इतने बड़े कैसे हो गए? कहीं तूने नकली बाल तो नहीं लगाए हैं? नहीं माँ, ये सब तो इस जादुई कंघी का कमाल है। अब मेरी भी शादी हो जाएगी। अब आपको मेरी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि अब आपकी बेटी गंजी नहीं रही। जादुई कंघी की मदद से अब मेरे सर पर भी बाल है। शादी? पर दिशा बेटा, तुझे तो पहले अपना करियर बनाना था ना, फिर ये शादी कहाँ से आ गई? हाँ माँ, मुझे पहले अपना करियर बनाना था, पर आज जब कॉलेज में लड़कियों ने मेरा मजाक बनाया तो मैंने अपना नाम कटवा लिया और गुस्से में आकर मैंने अपने सारे सर्टिफिकेट भी फाड़ दिए। अब मेरा करियर नहीं बन सकता, लेकिन मैं शादी करना चाहती हूँ ताकि मेरा फ्यूचर बन सके। दिशा बेटा, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, आज तेरे साथ क्या हुआ? तू मुझे पूरी बात तो बता। और ये जादुई कंघा, ये सब क्या है? पता नहीं तू क्या क्या कर रही है। इस तरह से दिशा अपनी माँ को सारी बात बताती है। अब ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और जादुई कंघी की मदद से दिशा के सर पर हर समय बाल रहते हैं। देखते ही देखते बहुत जल्द दिशा की शादी रोहन नाम के एक लड़के से हो जाती है। ऐसे ही एक दिन दिशा कंघी करके किचन में खाना बनाने के लिए जाती है। उसी बीच दिशा का कंघा उसकी सांस ले लेती है। ये कैसा कंघा है अजीब सा। खैर, अब दूसरा कंघा तो मिल नहीं रहा इस घर में, आज इसी से बाल संवार लेती हूँ। इतना बोलकर दिशा की सास उस कंघे का इस्तेमाल करती है और उसकी सास के सारे बाल गायब हो जाते हैं। ये देखकर दिशा की सास बहुत जोर से चिल्लाती है और दिशा भागी हुई अपनी सास के पास आती है और वो देखती है कि उसकी सास गंजी हो चुकी है। ये देखकर दिशा हैरान रह जाती है। बहू, मुझे लगता है ना कि ये कंघी ना भूतिया है। जैसे ही इसे इस्तेमाल किया वैसे ही मेरे बाल उड़ गए, मैं तो गंजी हो गई। माँ जी, आपने इस कंघी का इस्तेमाल क्यों किया? क्या
ये कंघा भूतिया नहीं जादुई है और ये कंघा सिर्फ मुझ जैसी गंजी लड़कियों के लिए है। क्या? गंजी लड़कियों के लिए? लेकिन बहू तेरे सिर पे तो इतने अच्छे बाल हैं, फिर तू ये सब कुछ क्यों करती है? अब दिशा अपनी सास को सारी बात बताती है, पर दिशा को कुछ समझ नहीं आता कि जिस जादुई कंघे से उसके सर पर बाल आए, उसी जादुई कंघे की वजह से उसकी सास के बाल कैसे गायब हो गए। अब दिशा उस कंघे से सवाल करती है, तभी कंघा अचानक से बोल पड़ता है और दिशा हैरान हो जाती है। क्या तुम तो बोल भी सकते हो? फिर इतने दिनों से कुछ बोल क्यों नहीं रहे थे और तुमने मेरी सास को गंजा क्यों किया? क्योंकि उससे पहले तूने मुझे सवाल नहीं किया। मैं जादुई कंघा हूँ और मैं गंजे लोगों के सर पर बाल उगाता हूँ, पर किसी भी बाल वाले को ये हक नहीं कि वो मेरा इस्तेमाल अपने लिए करे। अगर वो मेरा इस्तेमाल अपने लिए करते हैं तो उनके बाल गायब हो जाएंगे। अगर तुम चाहती हो कि तुम्हारी सास के बाल आ जाएं तो तुम्हें मुझे तोड़ना होगा, पर मेरे टूटते ही तुम फिर से गंजी हो जाओगी। अब तुम फैसला लो, तुम्हें अपनी सास के सर पर बाल चाहिए या अपने सर पर। दिशा बिना कुछ सोचे समझे अपनी सास के सर के बाल रखने का फैसला करती है, पर यह सब देखकर दिशा की सास दिशा से कहती है, दिशा ये तू क्या कर रही है? बाल औरत का गहना होता है, श्रृंगार होता है, सब कुछ होता है, और बिना बाल के ना औरत बिल्कुल भी सुंदर नहीं लगती। मेरी उम्र हो चुकी है, मैं गंजी रह लूंगी, पर तू अभी जवान है और तू अगर गंजी हो गई तो दुनिया वाले तुझे ताने सुनाएंगे। तेरे साथ साथ मुझे भी ताने सुनने को मिलेंगे। मैं गंजी रहने के लिए तैयार हूँ, लेकिन तू गंजी मत हो। पर माँ जी, आपकी ये हालत मेरी वजह से हो गई है। मुझे इस जादुई कंघे का पूरा सच नहीं पता था, जिस वजह से आप गंजी हो गई। अगर मुझे पता होता तो मैं इस जादुई कंघे को कभी नहीं लाती। बहू, मैंने तुझसे कहा ना कि मेरी उम्र हो गई है और मेरे बाल तो वैसे भी झड़ने लग गए थे, और कुछ साल बाद तो मुझे गंजा होना ही था। दुख इस बात का है कि मैं समय से पहले गंजी हो गई। इतना बोलकर दिशा की सास जादुई कंघे को अपना फैसला सुनाकर तोड़ देती है। उस जादुई कंघे के खत्म होते ही हमेशा के लिए दिशा के सर पर बाल आ जाते हैं, तो वहीं उसकी सास हमेशा के लिए गंजी हो जाती है, जिसके बाद दिशा की सास हमेशा अपना सर ढककर चलती है और इन सब के दोषी दिशा खुद को ठहराती है। विनीत एक मशहूर बिजनेसमैन था, तो वहीं विनीत की बीवी नीतू एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय थी जो हर समय अपने कामों में व्यस्त रहती। नीतू के लिए उसका काम ही उसका भगवान था। वो सबसे पहले अपने काम को देखती, उसके बाद अपना घर परिवार। ऐसे ही एक दिन, नीतू, मैं क्या सोच रहा था कि क्यों ना इस वीकेंड हम कहीं घूमने जाएं। तुम्हारी ऑफिस की भी छुट्टी रहेगी और मैंने भी बड़ी मुश्किल से समय निकाला है। विनीत, सोचा तो मैंने भी कुछ ऐसा ही था, पर तुम तो जानते हो ना, मार्च क्लोजिंग चल रही है और इस समय कितना काम रहता है। हम फिर कभी बाहर चलेंगे। इतना बोलकर नीतू अपना लैपटॉप लेकर कमरे में चली जाती है और लैपटॉप खोलकर काम करना शुरू कर देती है। ये सब देखकर विनीत को बहुत बुरा लगता है। अब समय यूं ही बीतता जाता है और समय के साथ नीतू विनीत को समय नहीं दे पाती, जिस वजह से विनीत खुद को अकेला महसूस करने लगता है। वैसे तो मैं एक मशहूर बिजनेसमैन हूँ, पर मुझसे ज्यादा बिजी तो मेरी वाइफ रहती है। क्या फायदा मेरे बिजनेसमैन होने का। कभी कभी तो सोचता हूँ सारे एम्प्लॉय को हटाकर खुद ही काम कर लूँ, पर ऐसा भी नहीं हो सकता। विनीत अकेले बैठकर अपना अकेलापन दूर करने की सोच ही रहा होता है कि तभी उसके कमरे में उसकी नौकरानी शांति उसका खाना लेकर आती है। साहब, आप ना शांत बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते। वैसे शांति तो मेरा नाम है, ये काम भी मेरा ही है, इसीलिए मायूसी छोड़कर खाना खा लीजिए। दोपहर के 2 बज गए हैं। हाँ शांति, सही कहा तुमने। खाने खा लेता हूँ, फिर ऑफिस चला जाऊंगा। ऑफिस जाने पर थोड़ा ध्यान भटक जाता है। पर मालिक, आपको क्या हुआ है? मैं देख रही हूँ कि कुछ दिनों से आप बहुत ही ज्यादा बुझे बुझे से लग रहे हैं, जबकि बुझा बुझा तो मुझे होना चाहिए। आखिर अब तक मेरी शादी जो नहीं हुई। शांति की बातें सुनकर विनीत हंस पड़ता है और शांति वहाँ से चली जाती है। अब ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और विनीत अपनी बीवी नीतू को जलाने के लिए शांति से फ्लर्ट करने लगता है और उसके करीब जाने लगता है। वैसे शांति, तुम खाना बहुत अच्छा बनाती हो। सच कहूँ तो मुझे लगता था कि नीतू से बेटर खाना कोई नहीं बना सकता, पर जब से तुम इस घर में आई हो और जब से मैंने तुम्हारे हाथ का खाना चखा है, तब से मैं समझ गया कि नीतू तुम्हारे आगे कुछ नहीं है। वो तो है मालिक, सब इसी तरह से मेरी तारीफ करते हैं। जरा हाथ तो दिखाओ अपने, जरा मैं भी तो देखूं। आखिर तुम्हारे हाथों में ऐसा कौन सा जादू है कि खाना इतना स्वादिष्ट बनता है। ये सब कुछ पास में बैठी नीतू देख रही होती है, पर वो कोई रिस्पॉन्स नहीं देती
और ये देखकर विनीत मन ही मन सोचता है, इसे तो कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा, अब और कैसे जलाऊं इसे कि ये मुझे अपना कुछ समय दे सके। अब विनीत नीतू को जलाने के लिए हर समय शांति को ढूंढता और नीतू के सामने उसकी तारीफ करता। विनीत के अटेंशन पाकर अब शांति भी विनीत के करीब आने लगती है और बहुत जल्द वो विनीत से प्यार कर बैठती है। ऐसे ही एक दिन, अरे यार चमेली, बताना आज क्या पहनूं? मैंने तुझे बताया था ना कि मैं मेरे मालिक को पसंद आने लगी हूँ, और तुझे पता है उनकी बीवी उनके सामने बैठी रहती है, फिर भी उनको ना मैं ही चाहिए होती हूँ। अब उनके सामने ना ऐसे गंदे कपड़े पहनकर जाना अच्छा नहीं लगता। बताना क्या पहनूं जिससे वो मुझे जल्दी से शादी कर लें। क्या शादी? तुम इतनी जल्दी शादी के सपने भी देखने लगी? अरे ये बड़े लोग हैं, दिल के साथ खेलना जानते हैं। और तुझे इतना यकीन कैसे है कि वो तुझसे प्यार करते हैं? और एक बात मत भूल कि हम नौकरानियां हैं, बड़े लोगों के घर में सिर्फ झाड़ू पोछा करने जाते हैं, न कि उनसे शादी रचाने। चुप कर तू, क्या ऐसा नहीं हो सकता कोई अमीर आदमी अपनी नौकरानी से प्यार करे या शादी करे? और क्या फर्क पड़ता है अगर मालिक पहले से शादीशुदा हैं? मैंने ना उनकी आंखों में अपने लिए प्यार देखा है। कल रात को ही उन्होंने मुझे प्रपोज किया है। शांति सारी बात अपनी दोस्त को बताई रही होती है और ये सारी बात नीतू सुन लेती है। अब नीतू शांति का फोन लेकर तोड़ देती है और उसे धमकाते हुए उससे कहती है, ओह, तो नौकरानी मेरी सौतन बनने की कोशिश करे? क्यों रे, तुझे क्या लगा कि मेरा पति तुझ पर मरने लगा है? वो ये सब कुछ सिर्फ मुझे जलाने के लिए कर रहा है ताकि मैं उन्हें अपना समय दे सकूं, समझी तू? सही कहा मालकिन आपने। जब आपका पति आपको समय नहीं देगा ना, तो वो हम जैसी नौकरानी के ऊपर ही लट्टू होगा ना। वैसे भी उन्हें मैंने समय और प्यार दोनों दिया है, इसीलिए अब मैं उनसे शादी करके ही रहूंगी। मैं भी देखती हूँ कि कौन रोकता है। शांति नीतू को धमकी देकर वहाँ से चली जाती है। शाम को जब विनीत घर आता है तो सारी बात नीतू उसे बताती है। ये बात सुनकर अब विनीत भी दुविधा में पड़ जाता है। आखिर शांति मुझसे कैसे प्यार कर सकती है? वो बहुत अच्छे से जानती है कि ये सब मैंने सिर्फ तुम्हें जलाने के लिए किया था और मैंने उसे कभी प्रपोज नहीं किया। वो बस अब मुझसे शादी करना चाहती है, पर क्यों? मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा। मैं कुछ नहीं जानती, पर वो नौकरानी कभी मेरी सौतन नहीं बन सकती। वो नौकरानी तो क्या, कोई दूसरी लड़की भी तुम्हारी दूसरी पत्नी नहीं बन सकती। तुम्हारी बीवी सिर्फ और सिर्फ मैं हूँ, उसे जाकर समझाओ। विनीत शांति को समझाने के लिए उसके पास जाता है और शांति इस मौके का फायदा उठाती है और अपनी दोस्त की मालकिन को झूठ बोलकर घर बुला लेती है, जो कि लोगों को हिप्नोटाइज किया करती थी। अब उसकी मदद से शांति विनीत को हिप्नोटाइज कर लेती है और उससे शादी करके घर आ जाती है। देख लिया नीतू, कहा था ना मैंने कि विनीत अब मेरा है। मुझे उनसे शादी करने से कोई नहीं रोक सकता। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। विनीत तुमसे कभी शादी नहीं कर सकता। सच सच बताओ, क्या किया है तुमने मेरे पति के साथ? नीतू, कहा ना कि जब घी सीधी उंगली से ना निकले तो उंगली को टेढ़ी करनी चाहिए। मैंने भी कुछ ऐसा ही किया है। विनीत जी को हिप्नोटाइज करके ना मैंने उनसे शादी कर ली। अब जैसे ही नीतू को शांति के चालाकियों का पता चलता है, उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। अगले दिन विनीत भी होश में आ जाता है और उसे जब सच्चाई का पता चलता है तो वह सीधे अपने वकील से मिलता है, जिसके बाद विनीत अपनी दूसरी शादी को खारिज करवा देता है। हमारी शादी का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि कानूनी तौर पर अब भी नीतू मेरी ही पत्नी है। जब तक पति पत्नी अलग नहीं हो जाते वो दूसरी शादी नहीं कर सकते। कानून इसकी मंजूरी नहीं देता और मैं नीतू के साथ हूँ, इसलिए हमारी शादी का कोई मतलब नहीं है। अब यहाँ से चली जाओ, वरना मैं तुम्हारे ऊपर केस कर दूंगा। तुमने सुना नहीं विनीत ने क्या कहा? और एक बात और, मेरी कान खोलकर सुन लो। अपनी गंदी हरकतें सुधार लो, वरना आगे जाकर पछताना पड़ सकता है तुम्हें। तुम्हें तो मैं देख लूंगी। और विनीत, तुमने मेरे प्यार और दिल के साथ खेला है। जब बीबी ने समय नहीं दिया तो नौकरानी के पास आ गए, और तुमने मेरे साथ जो किया है ना, वो मैं कभी नहीं भूलूंगी। इस तरह से विनीत शांति से अपना पीछा छुड़ा लेता है, जिसके बाद फिर कभी वो नीतू के अलावा किसी और लड़की की तरफ नजर उठाकर भी नहीं देखता और ना ही उनसे फ्लर्ट करने की कोशिश करता। तो वहीं दूसरी ओर अब नीतू भी समझ जाती है कि अपने पति को समय देना कितना जरूरी है, इसलिए वो पूरी तरह से कोशिश करती और विनीत को अपना समय देती। आरती के व्हाट्सएप पर सुबह सुबह किसी नंबर से कोई एक वीडियो भेजता है। आरती जब वो वीडियो देखती है तो उसके पैरों तले जमीन ही खिसक जाती है। फ्लैशबैक।
हाल ही में आरती के पति विनोद की एक कार एक्सीडेंट में मौत हो जाती है और विनोद एक सरकारी बैंक में जॉब किया करता था। उसकी मौत होने के बाद विनोद की नौकरी आरती को मिल जाती है। आरती फोर्स की जॉब तो मिल जाती है, लेकिन आरती के ससुराल वाले विनोद के जाने के बाद आरती को घर से निकाल देते हैं। लेकिन आरती हिम्मत नहीं हारती और वो अपनी सहेली अनीता को फोन करके उससे कहती है, अरे अनीता, मुझे ना कोई किराए पर घर दिला दे यार। तुझे तो पता है ना, मेरे पति की मौत हो गई है। अब इस विधवा को कोई जल्दी किराए पर घर नहीं देता। बात तो तेरी बिल्कुल सही है। ऐसा कर कि तू मेरे घर पे आ जाना। मेरे घर में एक कमरा खाली है और तू वहीं पे रह लियो किराए पर। वही किराया बाहर देगी, वो मुझे दे दियो। अच्छा, लेकिन अगर तेरे हस्बैंड को कोई एतराज हुआ तो? अरे तू ना चिंता मत कर। मेरे हस्बैंड जब शाम को घर आएंगे तो मैं उनसे बात कर लूंगी। अरे मैं तो कहती हूँ कि तू शाम को मेरे घर पे आ जा डिनर के लिए। मेरे हस्बैंड तुझे देख भी लेंगे और उनको यकीन भी हो जाएगा कि मैं किसी सही इंसान को कमरा दे रही हूँ रहने के लिए। चल, बात तो तेरी बिल्कुल सही है। इसी बहाने एक बार मैं तेरा घर भी देख लूंगी। आती हूँ फिर शाम को। इस तरह से आरती अनीता के घर जाती है। थोड़ी देर बाद अनीता का पति मनोज अपने ऑफिस से घर आ जाता है। सभी लोग एक साथ बैठकर खाना खा रहे थे। तभी अनीता मनोज से कहती है, मनोज, ये मेरी सहेली है आरती। अभी हाल फिलहाल में ही इसके पति की डेथ हो गई थी और ये बहुत ही ज्यादा परेशान है। इसे रहने के लिए कमरा चाहिए, तो मैं सोच रही हूँ कि क्यों ना हम इसे अपना ऊपर वाला कमरा दे दे किराए पर। वैसे भी खाली पड़ा है, किसी के काम आ जाएगा। बात तो तुम्हारी बिल्कुल सही है। आरती दिखने में भी अच्छी है, बल्कि आपसे भी अच्छी है। मुझे कोई दिक्कत नहीं है। आरती, तुम कल ही हमारे घर में शिफ्ट कर दो। लेकिन हाँ, एक बात मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ, किराया मुझे समय से चाहिए। मुझे हर महीने चिक बाजी नहीं चाहिए। अरे आप चिंता ना करो, मैं जॉब करती हूँ। हर महीने मेरी सैलरी टाइम पर आती है, तो समय से मैं आपका किराया दे दूंगी। आपको मेरी वजह से किसी भी चीज़ की कोई परेशानी नहीं होगी। मुझे बस एक छत चाहिए थी। वैसे आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। आरती अगले ही दिन मनोज के घर में शिफ्ट कर लेती है। इस तरह से सब कुछ यूं ही हंसी खुशी चल रहा था। फ्लैशबैक आउट। ऐसे ही आरती के व्हाट्सएप पर सुबह सुबह किसी नंबर से उसे कोई एक वीडियो भेजता है। आरती जब वो वीडियो देखती है तो उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। थोड़ी देर बाद उसी नंबर से फोन आता है और वहाँ से एक आदमी बोलता है, वीडियो देखकर तो समझ गई होगी कि ये वीडियो तेरा ही है। अगर चाहती है कि मैं तेरा वीडियो कहीं वायरल ना करूं तो चुपचाप मेरे बताए गए एड्रेस पर आ जाना और अपनी एक रात मेरे नाम करना। और अगर तूने ये नहीं किया तो ये वीडियो मैं हर जगह वायरल कर दूंगा। उसके बाद तू कहीं भी मुंह दिखाने के लायक नहीं रहेगी। वैसे भी विधवा है, हर कोई तेरे कैरेक्टर पर उंगली उठाएगा। अगर चाहती है कि ये बात दबी की दबी रह जाए तो जैसा मैं चाहता हूँ वैसा कर। मेरे बाथरूम में तुमने कैसे कैमरा लगा दिया और मेरी नहाने का वीडियो तुमने कैसे बना ली? तुम हो कौन? क्या बिगाड़ा है मैंने तुम्हारा? मेरी जिंदगी बर्बाद करके तुम्हें क्या मिलेगा? वैसे ही मैं बहुत परेशान हूँ अपने जीवन से। भगवान के लिए मेरे साथ ऐसा मत करो। देख, तेरे पास एक दिन का समय है, सोच ले कि तुझे क्या करना है। उसके बाद अगर तूने मना किया या फिर किसी को ये बात बताने की कोशिश की तो अंजाम बहुत बुरा होगा। ये वीडियो मैं पूरी दुनिया में वायरल कर दूंगा। उसके बाद तो तू ना जॉब करने के लायक रहेगी, ना ही जिंदा रहने के। तुम्हें वीडियो कहाँ से बना ली? भगवान के लिए इस वीडियो को डिलीट कर दो। मेरी जिंदगी बर्बाद करके तुम्हें क्या मिलेगा? देख, मेरी तरफ से कोई जाति दुश्मनी नहीं है, बस तुम मुझे बहुत अच्छी लगती हो, इसलिए एक रात के लिए मैं तुझे चाहता हूँ। मेरी भूख और मेरी प्यास मिटा दे। उसके बाद तू अपने रास्ते, मैं अपने रास्ते। बेचारी आरती बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाती है। थोड़ी देर बाद मनोज आरती से कहता है, अरे आरती, किराया देने का समय आ चुका है। तुमने अभी तक मेरा किराया नहीं दिया। मैंने तुम्हें पहले ही कहा था कि मुझे समय से किराया चाहिए होता है। तुमने तो पहली बार में ही ऐसा कर दिया। आगे से तुम्हें कौन रखेगा घर में? माफ करना, मेरा ध्यान हट गया। मैं आपको कल ही किराया देती हूँ। आरती अपने कमरे में चली जाती है। आरती के पास बार बार उसी आदमी का फोन आने लगता है। आरती परेशान हो जाती है और कहती है, देखो, मेरे लिए मेरी इज्जत बहुत ही ज्यादा जरूरी है। वैसे भी मैं एक विधवा हूँ। लोग मुझे ताने देकर मार डालेंगे। अगर मेरे ऐसा करने के बाद तुमने ये वीडियो डिलीट किया, मैं एक रात के लिए तुम्हारे पास आने को तैयार हूँ। तुम मुझे एड्रेस भेज दो, मैं उसी एड्रेस पर आ जाऊंगी। गुड, मैं रात को तुझे एड्रेस मैसेज कर दूंगा और ठीक रात को 8 बजे मेरे भेजे गए एड्रेस पर जो होटल है वहाँ पर मुझे मिल जाना। ऐसे ही धीरे धीरे समय बीतता जाता है और रात को 8 बजे आरती उसी होटल में पहुंच जाती है। आरती बहुत देर से उस आदमी का इंतजार कर रही थी।
थोड़ी देर बाद वो आदमी अपने चेहरे पर काला कपड़ा बांधे हुए आरती के पास आता है और उसे बुरी तरह से छूने लगता है। तभी आरती किसी तरह से उस आदमी के चेहरे से उस कपड़े को हटाती है और उसका चेहरा देखने के बाद आरती के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। दरअसल वो आदमी कोई और नहीं बल्कि उसकी सहेली का पति मनोज था। तभी आरती मनोज से कहती है, मनोज, आप इतने घटिया इंसान है, मैंने कभी सोचा नहीं था। अरे आपको क्या मिला मेरी जिंदगी बर्बाद करके? अभी तो तुम्हारी जिंदगी बर्बाद की ही नहीं है मैंने। वीडियो अभी रखा है मेरे पास और अभी तक तुमने मेरी भूख और प्यास मिटाई नहीं है। अरे भगवान से डरो, मेरी जिंदगी बर्बाद करने के बाद तुम्हें जाना तो भगवान के पास ही है। उसके बाद भगवान तुम्हारे साथ क्या करेंगे ये सोचा है कभी तुमने? देख, जो करने आया वो मुझे करने दो। तभी वहाँ पर आरती की सहेली अनीता और पुलिस आ जाती है। ये देखकर मनोज कहता है, ये सब क्या है? मैंने मना किया था ना तुम्हें कि किसी को मत बताना। तुमने बिल्कुल अच्छा नहीं किया। आज नहीं तो कल छूटने के बाद ही सही मैं तुम्हारी जिंदगी बर्बाद कर दूंगा। तुझे क्या लगा था मैं तेरी बातों में आ जाऊंगी? जो इंसान मुझे आए दिन टॉर्चर कर रहा है फोन पर, क्या मैं उसकी आवाज नहीं पहचानूंगी? मैं तुम दोनों की बात करने के तरीके को समझ गई थी, इसीलिए मैंने सोचा था कि दाल में जरूर कुछ ना कुछ काला है। इसलिए मैंने अपने प्लान में अनीता को शामिल किया और तुम जैसे दरिंदों को रंगे हाथ पकड़ने के लिए अगर डेरा डालना ही पड़ा तो वही सही था। इस तरह से पुलिस मनोज को पकड़कर सलाखों के पीछे डाल देती है। आरती और अनीता की सूझबूझ से आरती की जिंदगी बच जाती है, जिसके बाद वो दोनों एक साथ मिलकर अपने जीवन में आगे बढ़ते हैं।